अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स। मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज ब्रास टैक्स का हम एक स्पेशल एडिशन कर रहे हैं और इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी CIA एंड रॉ थ्रेट्स टू पाकिस्तान पार्ट 3। हम आपको ये बताते चलें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इसका कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे और जिस हवाले से हम इसमें बातचीत करेंगे दैट इज गोइंग टू बी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जिस वक्त पाकिस्तान को कंसर्न्स हैं। जैद साहब प्लीज शुरू कीजिए। देखिए मारूफ, जैसे आपने कहा कि चंद माह पहले हमने CIA थ्रेट टू पाकिस्तान पार्ट 1 एक प्रोग्राम किया था। उसके चंद हफ्तों के बाद हमने CIA थ्रेट पार्ट 2 किया, जिसमें हमने पाकिस्तान को पेश आने वाले उन तमाम खतरात का तज्जिया किया था कि जो कुछ गुजरते हुए वक्त के साथ पाकिस्तान जिनको फेस कर रहा है। आज पर्टिकुलरली हम आज के हालात के मुताबिक करंट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को दाखिली और खारजी तौर पर क्या खतरात पेश हैं। ये इंतहाई नाजुक मामला है, इसमें सख्त बातें होंगी और हम खुल के बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है इसको अगर समझने की जरूरत है तो इसके लिए हमको 20वीं सदी के आखिर के युगोस्लाविया की तरफ जाना पड़ेगा। युगोस्लाविया जब मार्शल टीटो की सरबराही में एक मुकम्मल मुल्क की हैसियत से यूरोप में था और उसके टूटने के बाद, मार्शल टीटो के इंतकाल के बाद, युगोस्लाविया को तोड़ने का प्लान बनाया गया अमेरिकन की तरफ से, क्योंकि युगोस्लाविया प्राइमरीली एक प्रो सोवियत मुल्क था। उन्होंने फैसला यह किया कि इस मुल्क को तोड़ना है। और आपको याद होगा कि फिर बोस्निया की जो लड़ाई हुई है वहां पे सर्बियंस और बोस्नियंस और क्रोएशियंस और मॉन्टेनेग्रो और बोस्निया व हर्जेगोविना, वो तमाम मुल्क युगोस्लाविया टूट के दुनिया के नक्शे से खत्म कर दिया गया। CIA ने जो स्ट्रेटजी और प्लान युगोस्लाविया में अप्लाई किया था वही स्ट्रेटजी और प्लान ये पाकिस्तान पर अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जैक्टली द सेम। देखिए, युगोस्लाविया में इन्होंने क्या किया, टीटो के मरने के बाद एक कमजोर हुकूमत युगोस्लाविया में आई। जो सबसे पहला स्टेप इन्होंने इंप्लीमेंट करवाया वो ये कि इंतहाई कमजोर, निकम्मी और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत को मुसल्लत किया गया युगोस्लाविया के ऊपर, जो उस मुल्क को, जो ताकतवर मुल्क था अपने दौर में, उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। साथ साथ उस हुकूमत से उन्होंने कुछ काम करवाए। उस हुकूमत में गद्दार थे, ऐसे लोग थे जिनको CIA खरीद चुकी थी, और उस हुकूमत के जरिए उन्होंने कुछ बड़े बड़े काम करवाए। पहला काम जो उन्होंने करवाया वो ये कि पूरे प्रोविंसेस के जो सूबे थे, क्रोएशिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, इन तमाम सूबों के लॉ एंड ऑर्डर के फंड्स रोक लिए। यानी लॉ एंड ऑर्डर के जब आप फंड्स रोकते हैं उन इलाकों में क्योस शुरू हो जाता है, वहां पुलिस और पैरामिलिट्रीज नहीं होती और वहां पर क्राइसिस शुरू हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का, इंसाफ खत्म होने लगता है, मिलिटेंसीज डेवलप होने लगती हैं। दूसरा काम उन्होंने यह किया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर उन्होंने सूबों को आजादी खुदमुख्तारी देने की बात करना शुरू कर दी। ऐसी सूरत हाल में जब मरकज कमजोर हो और आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करें और लॉ एंड ऑर्डर के फंड्स भी रोक लें तो यह एक सिंपल रेसिपी होती है कि वो सूबे बिखरना शुरू हो जाएंगे मरकज से टूट के। उसके बाद उन्होंने यह किया कि बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी इस कदर बुरी इकोनॉमिक पॉलिसीज की, टोटल इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, कि जिसके नतीजे में इकोनॉमिक क्राइसिस और क्योस शुरू हो गया पूरे युगोस्लाविया में। आटे दाल का बहरान, आटा नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, बिजली की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, वो सारे इश्यूज वहां खड़े होना शुरू हो गए। और उसके नतीजे में जो एक और जो इशू उन्होंने शुरू किया कि जब मिलिशियाज, लोकल मिलिशियाज मुख्तलिफ इलाकों में, बोस्नियंस और सर्ब्स की अलग मिलिशियाज बन गई, क्रोएशियंस की अलग मिलिशिया, मॉन्टेनेग्रो का अलग, तो उन इश्यूज में आपस में इन मिलिशियाज का तसादुम और क्लैश शुरू हो गया फेडरल आर्मी के साथ। यानी जो बेलग्राद की, जो युगोस्लाविया की फेडरल आर्मी थी, उसकी जंगें शुरू हो गई इनके साथ। बुनियादी तौर पर चूंकि सर्ब डोमिनेटेड मुल्क था वो, लिहाजा बाकी तमाम सूबों ने इथनिक लाइंस पर, कौमी, लिसानी और इन तमाम लाइंस के ऊपर और मजहबी फिरका, मजहबी बुनियादों पर, बोस्नियंस मुसलमान थे, क्रोएशियंस और सर्बियंस ईसाई थे, इन तमाम एक्सेस के ऊपर एक शदीद जंग शुरू हो गई और प्रॉक्सी वॉर्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स को, मुख्तलिफ ग्रुप सपोर्ट करने लगे। सर्बियंस को रशियन सपोर्ट कर रहे थे, इसी तरह क्रोएशियंस को और बोस्नियंस को अमेरिकन ने सपोर्ट करना शुरू किया और एक क्योस और क्राइसिस खड़ा हो गया उस मुल्क में और तमाम तर फौजी ताकतों के बावजूद वो मुल्क बिखर के अलग हो गया। आप CIA के पास जो टेक्स्ट बुक थी युगोस्लाविया को तोड़ने की, आज वो टेक्स्ट बुक लाके ये पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम ये पूरी बातें पहले बता चुके हैं कि किस तरह CIA का गेम प्लान ये था कि पाकिस्तान में एक CIA बैक डेमोक्रेसी लाकर, एक जमहूरियत लाके एक करप्ट इनकॉम्पिटेंट हुकूमत को मुसल्लत किया जाए और उसके नतीजे में वो सारे काम करवाए जाएं। और अगर आप नोट करें तो एक एक बात
जो आज हो रही है वो यूगोस्लाविया में हो चुकी है। और पाकिस्तानियों को अब ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि इस दौर में कि जब पाकिस्तान के खिलाफ मैक्सिमम थ्रेट्स, हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स बिल्ड हो रहे हैं, इंडिया ने हम पे हमला करने की कोशिश की थी मुंबई के बाद, अमेरिकन बहुत भारी तादाद में फौजें लाकर हमारी मगरबी सरहद के पास खड़ी कर रहे हैं, और अब ड्रोन्स नहीं बाकायदा अपने फौजियों के साथ हमारे ट्राइबल एरियाज पे हमले करेंगे। और साथ साथ 2 अमेरिकन कैरियर बैटल ग्रुप जो गवादर के पास खड़े हुए हैं, जिनका मकसद अमेरिकन का यह है कि अगर उनकी सप्लाई लाइन पाकिस्तान के अंदर से बंद हो जाती है तो वो गवादर पर कब्जा करके बराह रास्त बलूचिस्तान को काटते हुए हिलमंद और कंधार से अपनी फौजों के साथ मिलने की कोशिश करेंगे। ये एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। इस सूरत हाल में जब एक इनकॉम्पिटेंट हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एक ऐसी हुकूमत जिसने एक भी फैसला पाकिस्तान के दिफा को या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं किया है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान में भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बिल जमा कराए जा रहे हैं, यानी असेंबली में स्टेप हो रहा है। वही स्टेप है, इसको नोट कीजिएगा। आज के देखिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक अच्छी बात है उस सूरत में जब मरकज भी मजबूत हो, जब नेशनल फेडरेशन अपनी जगह पे हो, मुल्क में दाखिली और खारजी खतरात ना हो, और तमाम दुनिया की हॉस्टाइल सीक्रेट सर्विसेज मुल्क को तोड़ने के लिए कोशिश ना कर रही हो। इन हालात में जब ये सूबों की तरफ से ये बिल जमा कराया गया है नेशनल असेंबली में, और इसको लॉ बनाने जा रहे हैं कि सूबों को बिल्कुल आजाद और खुद मुख्तार कर दिया जाए, और साथ साथ आप नोट कीजिए कि मल्टीपल एक्सेस पे, यानी बलोचिस्तान में और साथ साथ फ्रंटियर के अंदर मिलिटेंसीज को भी सपोर्ट किया जा रहा है। यानी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मिलिटेंसीज को सपोर्ट किया जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक एलिमेंट्स है, पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो बलूचिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, सिंध में जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स काम कर रहे हैं वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। सिंध के अंदर एक्सेस तैयार है उर्दू स्पीकिंग एंड नॉन उर्दू स्पीकिंग के दरमियान फसाद कराने का, यानी दोनों एक्सेस पे काम होता है। नीचे मिलिशियास और मिलिटेंट ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं, ऊपर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाती है। एग्जैक्टली वही जो यूगोस्लाविया में किया था। इसी तरह फ्रंटियर की जो हुकूमत आई है एएनपी की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करती है, और दूसरी तरफ इनके मिलिटेंसीज खास तौर पे जो हमारे दुश्मन अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में और सवात में जो मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया जा रहा है। अब एक बात नोट कीजिए, एग्जैक्टली वही बात कि जिस तरह यूगोस्लाविया की फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों के लॉ एंड ऑर्डर के फंड्स रोक लिए थे, आज ये बात हम बड़ी साफ साफ बता रहे हैं कि इस वक्त की पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने, पर्टिकुलरली चूंकि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया और खास तौर पर प्रेसिडेंट हाउस का रोल बहुत ज्यादा है इसके अंदर, पाकिस्तान के एनडब्ल्यूएफपी प्रोविंस के सूबे सरहद के पुलिस और पैरामिलिट्रीज के फंड रोक लिए गए हैं पिछले 6 माह से। और इस वक्त पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में यह हो रहा है कि फ्रंटियर की पुलिस को असलहा पाकिस्तान आर्मी दे रही है, यानी पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जो जब मिलिटेंसीज है, इंसर्जेंसीज है, बगावतें बर्पा हुई हुई हैं सूबे में, तो मैसिव फंड्स और इक्विपमेंट और ट्रेनिंग और मैन पावर की जरूरत है। पैरामिलिट्रीज, एफसी और पुलिस को रेज किया जाए, जाती है वो भी खींच ली, और 8 अरब रुपए ये अपने जियालों को दे सकते हैं जो 10 साल पहले नौकरियों से निकाले गए थे करप्शन की बुनियाद पे, लेकिन फ्रंटियर की पुलिस और पैरामिलिट्री के लिए 2 अरब रुपए नहीं इश्यू कर सकते हैं। ये साफ साफ गेम नजर आ रहा है कि ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस खड़ा किया जाए, फंड्स रोके जाए लॉ एंड ऑर्डर के, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का तूफान खड़ा किया जाए। और यूगोस्लाविया में एक और इश्यू जो इन्होंने किया था कि जब मुख्तलिफ ग्रुप्स में जब भी पीस की बात होती थी, अमन मुआहदे होते थे, फेडरल गवर्नमेंट उसको रोक देती थी। यानी मकसद यही था कि सीआईए स्पॉन्सर्ड फेडरल गवर्नमेंट के जो एसेट्स थे वो चाह ये रहे थे कि ये जंग करवाई जाए खुरेज यहां पर। इसी तरह सवात की आज हम आपको बात बताते हैं। सवात में कहा जा रहा है कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है और वहां पे अब ये इलाका हमारे हाथ से निकल गया है। ये भी झूठ है, ये हम बता दें, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए झूठ बोला जा रहा है। अल्लाह के फल से कोई सवात हमारे हाथ से नहीं निकला है, वहां सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, मगर सवात के शहर, सवात की वैली हमारे पास है अल्लाह के फजल से। प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखिए, सवात में जो इंसर्जेंसी है, जो मिलिटेंसी है, वो तमाम की तमाम वही है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान साउथ वजीरिस्तान में है, जो कि इंडियंस बैक कर रहे हैं।